रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ इंपॉर्टेंट ज़रूर है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि कंपनी अपनी कैपिटल से कितने एफिशिएंटली रिटर्न्स जनरेट कर रही है। अगर कोई बिजनेस सालों तक कंसिस्टेंटली हाई आरओई और आरओसी मेंटेन कर पाता है, तो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के चांसेस भी काफ़ी इंप्रूव हो जाते हैं। Tell us about the attributes you're looking for when you're trying to identify these high quality companies. We're looking, in financial terms, we're looking for a higher return on capital employed. Let's start with that. Warren Buffett said it's the single most important measure of performance in his 1979 annual report. Right? That's all it's worth. And he seems to have done quite well since then, so probably we should listen a bit, It is, because if you invest with me, you want to know what return you're going to get. If you're going to put your money in the bank, you want to know what return you get. Buy a bond, you want to know what interest rate yield you're going to get. What people invest in companies, ignore that. Well, no, you're buying your portion of their capital. What return do they get on that capital? That's question number one. Because there's a great Charlie Munger quote, which is, over the long term, the performance of your shares, if you hold them for the long term, will start to gravitate towards the return that the company generates. And he's not putting forward a theory here, it's a fact. इसी थॉट के साथ हमने एक सिंपल स्क्रीन लगाई। हमने सिर्फ उन कंपनीज को कंसिडर किया जिनका पिछले 3 सालों का एवरेज आरओई और आरओसीई 25% से ज़्यादा है, मार्केट कैप 25,000 करोड़ से ऊपर है, पी 30 से नीचे है और 3 ईयर प्रॉफिट CAGR 15% से ज़्यादा है। इस स्क्रीन से जो 5 कंपनीज निकल कर आई हैं, आज उन्हीं की बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंडिया में हर 10 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में से लगभग 6 पॉलिसीज आज भी LIC बेचती है। प्रीमियम मार्केट शेयर भी 56.6% के आसपास है। इतनी डोमिनेंस के बाद भी पिछले कुछ सालों में इन्वेस्टर्स का फोकस स्केल से ज़्यादा बिजनेस क्वालिटी पर शिफ्ट हुआ है। FY26 में कंपनी का पैट 19% बढ़कर 57,419 करोड़ रहा, जबकि टोटल प्रीमियम इनकम 5.36 लाख करोड़ और एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 57.3 लाख करोड़ तक पहुंच गए। लेकिन इंश्योरेंस बिजनेस में शायद सबसे इम्पोर्टेंट मेट्रिक प्रीमियम नहीं, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस VNB होता है। ये बताता है कि आज बेची गई पॉलिसीज फ्यूचर में शेयर होल्डर्स के लिए कितनी वैल्यू क्रिएट करेंगी। इसी फ्रंट पर LIC का एग्जीक्यूशन काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। FY26 में VNB 42% ग्रो करके 14,179 करोड़ तक पहुंच गया, जबकि VNB मार्जिन 17.6% से बढ़कर 21.2% हो गया। बेटर प्रोडक्ट मिक्स और हायर मार्जिन नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज ग्रेजुअली प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव कर रहे हैं। स्केल के साथ कैपिटल एफिशिएंसी भी स्ट्रॉन्ग रही है। आज LIC का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5.5 लाख करोड़ के करीब है, जबकि पिछले 3 सालों का एवरेज ROE 45.5% और ROCE 53.6% रहा। आगे इन्वेस्टर्स की नज़र प्रोडक्ट मिक्स, प्राइवेट इंश्योरेंस के साथ कंपटीशन और मार्जिन इंप्रूवमेंट की सस्टेनेबिलिटी पर रहेगी। अगर LIC प्रॉफिटेबल ग्रोथ का ये ट्रैजेक्टरी मेंटेन कर पाती है, तो मार्केट का परसेप्शन भी धीरे धीरे बदल सकता है। मूविंग ऑन टू द सेकंड कंपनी, बजाज ऑटो लिमिटेड। सिर्फ 3 साल पहले बजाज ऑटो ने ब्राज़ील में अपना बिजनेस शुरू किया था। आज कंपनी वहां टॉप 5 मोटरसाइकिल ब्रांड्स में पहुंच चुकी है। ये अचीवमेंट इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि ब्राज़ील दुनिया के सबसे कंपेटिटिव 2 व्हीलर मार्केट में से एक है। और ये सिर्फ एक मार्केट की सक्सेस नहीं, बल्कि बजाज ऑटो की ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। इसी वजह से बजाज ऑटो को सिर्फ इंडियन 2 व्हीलर कंपनी के रूप में देखना ठीक नहीं होगा। कंपनी की लगभग आधी रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आती है, जहां लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया की ग्रोथ मार्केट्स हैं। साथ ही प्रीमियम मोटरसाइकिल्स, 3 व्हीलर्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के थ्रू बिजनेस ग्रेजुअली और डाइवर्सिफाइड होता जा रहा है। FY26 में कंपनी ने अपना हाईएस्ट एवर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस डिलीवर किया। रेवेन्यू 58,000 करोड़ के ऊपर पहुंच गया, EBITDA 12,000 करोड़ क्रॉस कर गया और पैट 9,800 करोड़ रहा। EBITDA मार्जिन 20.5% पर बना रहा, जो ऑटो इंडस्ट्री में कंसिस्टेंटली हाईएस्ट मार्जिन्स में से एक है। आज बजाज ऑटो का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2.84 लाख करोड़ के करीब है, जबकि पिछले 3 सालों का एवरेज ROE 30% और ROCE 37% रहा है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस में इतने कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग रिटर्न रेशियोज जनरली इंडिकेट करते हैं कि कंपनी ग्रोथ के साथ कैपिटल प्रोडक्टिविटी भी मेंटेन कर पा रही है। रीसेंट डेवलपमेंट्स में सबसे इंटरेस्टिंग प्रोग्रेस इलेक्ट्रिक बिजनेस में देखने को मिली। चेतक ने पहली बार एक क्वार्टर में 1 लाख रिटेल सेल्स क्रॉस की। EV पोर्टफोलियो डबल डिजिट EBITDA मार्जिन तक पहुंच गया और मैनेजमेंट अब कैपेसिटी एक्सपेंशन इवैल्यूएट कर रहा है। साथ ही KTM और ट्रायम्फ प्रीमियम पोर्टफोलियो भी ग्रेजुअली स्केल हो रहा है।
नियर टर्म में एक्सपोर्ट मार्केट्स, कमोडिटी प्राइसेस और कंपेटिटिव इंटेंसिटी की मॉनिटरेबल्स रहेंगे, लेकिन डाइवर्सिफाइड ज्योग्राफी, प्रीमियमाइजेशन और ईवी बिजनेस की इंप्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी बजाज ऑटो के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट केस को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाती है। अब चलते हैं थर्ड कंपनी की तरफ, लॉयड मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड। पिछले कुछ सालों में इंडिया के आयरन और सेक्टर में अगर किसी सिंगल एसेट ने सबसे ज़्यादा अटेंशन अट्रैक्ट किया है तो वो सूरजागढ़ माइन है। लॉयड मेटल्स ने सिर्फ एक साल में यहाँ आयरन और प्रोडक्शन लगभग 10 मिलियन टन से बढ़ाकर 22 मिलियन टन कर दी है। माइनिंग बिजनेस में इतनी रैपिड स्केल अप देखने को कम ही मिलती है। ये एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लॉयड सिर्फ आयरन और सेल करने पर फोकस नहीं कर रहा। कंपनी ग्रेजुअली अपनी वैल्यू चेन इंटीग्रेट कर रही है। और को पैलेट्स, DRI और स्टील में कन्वर्ट करने के लिए डाउनस्ट्रीम कैपेसिटी बिल्ड हो रही है। साथ ही कॉन्गो के कॉपर एसेट्स के थ्रू क्रिटिकल मिनरल्स पोर्टफोलियो भी ऐड किए जा रहे हैं, जिससे बिजनेस सिर्फ डोमेस्टिक स्टील साइकिल पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। फाइनेंशियल्स भी इसी एग्जीक्यूशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। FY26 में रेवेन्यू 104%, EBITDA 133% और पैट 120% ग्रो हुआ, जबकि EBITDA मार्जिन्स लगभग 33.7% पर स्टेबल रहे। मैनेजमेंट के हिसाब से हायर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, स्लरी पाइपलाइन और ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज की वजह से मार्जिन स्ट्रक्चरली इंप्रूव हुए हैं। आज लॉयड्स मेटल्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ के करीब है, जबकि पिछले 3 सालों का एवरेज ROE 38% और पिछले साल का ROCE 48% रहा है। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में सस्टेनेबल वेल्थ क्रिएशन तभी पॉसिबल है जब एक्सपेंशन के साथ रिटर्न रेशियोज भी स्ट्रॉन्ग बने रहें। लॉयड्स फिलहाल वही दिखाता है, लेकिन असली लॉन्ग टर्म स्टोरी स्टील प्लांट या पैलेट एक्सपेंशन से ज़्यादा कॉपर बिजनेस में दिखाई देती है। ग्लोबल इलेक्ट्रिफिकेशन और डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट्स की वजह से कॉपर डिमांड स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग रहने की एक्सपेक्टेशन है। अगर कॉन्गो एसेट्स प्लान टाइमलाइन के हिसाब से रैंप अप होते हैं तो लॉयड्स की अर्निंग्स प्रोफाइल अगले कुछ सालों में काफ़ी डाइवर्सिफाइड हो सकती है। रिस्क भी वही है जो हर अग्रेसिव एक्सपेंशन फेज में होता है। लार्ज कैपेक्स कमिटमेंट, कमोडिटी प्राइसेस और नए प्रोजेक्ट्स की टाइमली एग्जीक्यूशन पर कंपनी की नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ डिपेंड करेगी। अब बात करेंगे इस लिस्ट की फोर्थ कंपनी की, वारी एनर्जीज लिमिटेड। पिछले कुछ दिनों में वारी एनर्जीज US प्रोब से जुड़ी हेडलाइंस की वजह से डिस्कशन में थी। कंपनी ने क्लैरिफाई किया कि ये मैटर उसकी बिजनेस ऑपरेशन से डायरेक्टली लिंक नहीं है और किसी मटेरियल फाइनेंशियल इम्पैक्ट की एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। लगभग 2863 के स्टॉक प्राइस और 82,000 करोड़ के मार्केट कैप पर क्या वारी सिर्फ एक सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है या इंडिया का अगला इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी लीडर? कंपनी का बिजनेस अब मॉड्यूल से काफ़ी आगे बढ़ चुका है। वारी सेल्स, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स, इन्वर्टर्स, ट्रांसफॉर्मर्स और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे एडजेसेंट बिजनेसेस में एक्सपैंड कर रही है। इससे रेन्यूएबल वैल्यू चेन का लार्जर शेयर कैप्चर करने और मल्टीपल ग्रोथ ड्राइवर्स बिल्ड करने की स्ट्रैटेजी दिखाई देती है। एग्जीक्यूशन भी इसी विजन को सपोर्ट करता है। कंपनी 25.8 गीगावाट मॉड्यूल कैपेसिटी बिल्ड कर चुकी है, जबकि अगला फेज 15.4 गीगावाट सेल कैपेसिटी, 20 गीगावाट आर बैटरी इकोसिस्टम और 1 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट पर फोकस्ड है। मैनेजमेंट का एस्टिमेट है कि FY30 तक इंडिया का एनुअल सोलर डिमांड 85 गीगावाट तक पहुंच सकता है, जहां डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और एनर्जी स्टोरेज दोनों लार्ज अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। और इसी स्ट्रैटेजी का इम्पैक्ट रिटर्न रेशियोज में भी दिख रहा है। FY26 में वारी ने 38.8% ROCE और 33% ROE डिलीवर किया, जबकि डेट टू इक्विटी सिर्फ 0.22 है। अगर कंपनी अपनी इंटीग्रेटेड एक्सपेंशन को इसी डिसिप्लिन के साथ एग्जीक्यूट करती है तो नए ग्रोथ ड्राइवर्स भी स्ट्रॉन्ग कैपिटल एफिशिएंसी के साथ स्केल हो सकते हैं। आगे चलकर सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिगर एग्जीक्यूशन ही रहेगा। बैटरी स्टोरेज और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स एक्सपेक्टेड टाइमलाइन और मार्जिन्स के साथ स्केल होते हैं या नहीं, इसी पर वारी के नेक्स्ट फेज की अर्निंग्स क्वालिटी डिपेंड करेगी। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट कंपनी, सुज़लॉन। एक टाइम था जब सुज़लॉन की पहचान उसके डेट से होती थी। आज लगभग 54 रुपीज़ के स्टॉक प्राइस और 73,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ एक नए फेज में एंटर कर चुकी है। अब असली क्वेश्चन ये है कि क्या कंपनी अपनी स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल पोजीशन को लॉन्ग टर्म कैपिटल कंपाउंडिंग में कन्वर्ट कर पाएगी? सुज़लॉन का बिजनेस विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग से लेकर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, EPC एक्सिक्यूशन, इंस्टॉलेशन और लॉन्ग टर्म ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज तक स्प्रेड है। इस इंटीग्रेटेड मॉडल की वजह से हर प्रोजेक्ट इक्विपमेंट सेल्स के साथ रिकरिंग सर्विस रेवेन्यू भी क्रिएट करता है, जिससे अर्निंग्स की क्वालिटी और कैश फ्लो विजिबिलिटी दोनों इंप्रूव होते हैं। मैनेजमेंट अब सुज़लॉन 2.0 स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट कर रही है। विंड के साथ सोलर, बैटरी स्टोरेज, एनर्जी मैनेजमेंट सॉल्यूशंस और डेवको मॉडल पर फोकस बढ़ाया जा रहा है।
इम्पोर्टेंट बात यह है कि नए बिजनेसेस लार्जली एसेट लाइक पार्टनरशिप्स के थ्रू स्केल होंगे, जबकि डेवको मॉडल लैंड एक्विजिशन और ग्रिड कनेक्टिविटी पहले सिक्योर करके प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन को और एफिशिएंट बनाता है। एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग बेस भी हायर वॉल्यूम सपोर्ट कर सकता है, जिससे ऑपरेटिंग लेवरेज इंप्रूव होने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। यही स्ट्रैटेजी कैपिटल एफिशिएंसी को सपोर्ट करती है। हर मेगावाट इंस्टॉल होने के बाद ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस और एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज रिकरिंग एन्युटी इनकम जनरेट करते हैं। इसी ट्रांसफॉर्मेशन का इम्पैक्ट FY26 नंबर्स में भी दिख रहा है, जहां कंपनी ने 35% ROCE और 41% ROE डिलीवर किया। मैनेजमेंट FY31 तक 70 प्लस गीगावाट एसेट अंडर मैनेजमेंट, 25% प्लस रेवेन्यू CAGR और 40% इंडिया विंड EPC मार्केट शेयर का टारगेट रख रही है। एक रिस्क भी ध्यान रखिए, मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग डिमांड से ज़्यादा चैलेंज टाइमली लैंड एक्विजिशन, ग्रिड कनेक्टिविटी और EPC एग्जीक्यूशन का है। इसी वजह से इन्वेस्टर्स को ऑर्डर बुक के साथ साथ एग्जीक्यूशन क्वालिटी और रिटर्न रेशियोज पर भी नजर रखनी होगी। हाई ROE और ROCE किसी कंपनी के फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं होते, लेकिन क्वालिटी बिजनेसेस आइडेंटिफाई करने के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग पॉइंट जरूर होते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.